औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक है? अच्छा जी, आज जो हमने चैप्टर करना है, चैप्टर नंबर 13, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस कॉस्ट्स। ओके, तो ये वाला चैप्टर हमने करना है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस कॉस्ट। और जिसने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाई हुई है ना, मैंने कहा था पहले चैप्टर में ये अच्छे से बना लें। ठीक है, जिसमें शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, अदर रिजर्व्स, ये सब कुछ आता है। और इनमें चेंजिंग शेयर कैपिटल कैसे बढ़ता है, कम होता है, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग और रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये सब। ठीक है, ये यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस कॉस्ट। कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, जैसे कि आपको पता है कि ये किस पे कंप्राइज होता है आपका कैपिटल। ठीक है, ओनर्स इक्विटी और लोन पे। आप फाइनेंस मजीद चाहिए हो बिजनेस को, वो कैसे गेट करेगा? तो दूसरे नंबर पे क्या कहते हैं, वो लोन लेता है या फिर वो शेयर इशू करके मजीद जो है फाइनेंस जनरेट करता है। हाउ विल ही डू विद द बिजनेस विल डू इट। ओके, तो शेयर्स जो हैं किसके होते हैं? लिमिटेड कंपनीज के शेयर्स होते हैं। जिनके आगे लिमिटेड लिखा होता है ना, उन कंपनीज के शेयर्स होते हैं। वो फिर मुख्तलिफ बंदों ने खरीदे हुए होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक कंपनी हो। प्राइवेट के थोड़े शेयर्स लिमिटेड होते हैं, वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, वो आपस में ही बहुत सारे यानी कजन्स या फैमिली मेम्बर्स ने मिलके कंपनी खोली हुई है, तो वो शेयर्स उन तक ही लिमिटेड होते हैं। ठीक है, पब्लिक कंपनीज के हर यानी बंदा खरीद सकता है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। अंडरस्टूड। फिर देखें तो डेट की सूरत में या इक्विटी की सूरत में, इक्विटी की सूरत में शेयर कैपिटल और अदर रिजर्व्स, और डेट लोन की सूरत में कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज। ठीक है, डेट या इक्विटी रीड कर लीजिएगा, ऊपर सिंपल ही है। डेट विच रिक्वायर्स सम फॉर्म ऑफ मैंडेटरी ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, यानी जो हमें वापस करना होता है मैंडेटरी, हर हालत में कंपलसरी इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, लोन के साथ इंटरेस्ट भी होता है। कोई आपको लाख देता है, 1 लाख पाउंड, तो वो उसके साथ जो है 10% इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा पर ईयर। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट भी हमें पे करना होता है, लोन की पेमेंट भी। ठीक है, कैपिटल यानी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, वो जो अमाउंट होती है उसको बोलते हैं। इक्विटी होल्डर इज नॉट इंटाइटल्ड टू एनी रीपेमेंट, और जिसने इक्विटी में हिस्सा डाला हुआ हो, शेयर खरीदे हों कंपनी के, उसको कंपनी पैसे वापस करने की जिम्मेदार नहीं होती। हाँ, अलबत्ता अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाए, यानी अब कंपनी की एंड हो गया है, तो रेजिडुअल एसेट्स, जो कोई एसेट्स होंगे कंपनी की, बिल्डिंग वगैरह या उसमें प्लांट एंड मशीनरी पड़ी हुई होगी, रेजिडुअल एसेट्स उसमें से उसका हिस्सा निकल सकता है। जो कुछ बकाया एसेट होंगे उसकी बेस पे उसको हिस्सा मिल सकता है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, लोन नोट्स। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो इक्विटी होती है, ठीक है, उसको भी बोलते हैं शेयर, जो आपने शेयर्स खरीदे हुए होते हैं। ठीक है, लोन नोट्स ये पढ़ लीजिएगा, इजी ही है। कि आपने शेयर्स खरीदे हैं, आपकी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई है। ठीक है, कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई है, तो अब आप जो है, लेकिन डायरेक्टर्स क्या है, नॉट इंटाइटल्ड टू रिफंड द अमाउंट और एनी डिविडेंड। डिविडेंड भी देना डायरेक्टर्स या कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। अगर अच्छी चल रही है तो डिविडेंड दे दें, अगर नहीं चल रही है ना दें। लेकिन डेट के केस में मस्ट 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 यू हैव टू पे द इंटरेस्ट। ठीक है, और इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, उसमें प्रेफर किया जाता है, उनको फर्स्ट दिया जाता है। और प्रेफरेंस शेयर्स की भी अमाउंट फिक्स्ड होती है, 5%, 8%। ठीक है, इस हिसाब से कि जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, फिर उस हिसाब से उनको हर साल अमाउंट दी जाती है। ठीक है, ये भी समझ लें एक किस्म का
अब इरिडीमेबल और रिडीमेबल हम अब आगे पढ़ेंगे, एक टर्म डेट होगी, एक इक्विटी में जाएगी। ठीक है, ये लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, इरिडीमेबल यानी प्रेफरेंस शेयर से मुराद इरिडीमेबल, जिनको वापस नहीं किया जाता, यानी जिनको वापस करने की कंपनी जिम्मेदार नहीं होती, डोंट हैव टू बी रीपेड, वो हमारे लिए इक्विटी ही एज्यूम किए जाते हैं। ठीक है, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जिनको कंपनी कहे कि ये आपको 2 साल बाद हम वापस कर देंगे, तो वो वाले आप हमसे शेयर परचेज कर लो, 2 साल बाद हम वापस खरीद लेंगे, आपको अमाउंट वापस दे देंगे, ये वाले हमारे लिए लोन ही कहलाते हैं, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट सेम एज इट इज लोन होती है। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, अब शेयर कैपिटल टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल, जो नॉर्मल शेयर कैपिटल होती है वो कैसे जनरेट होती है, ईच शेयर हैज अ नॉमिनल और पार वैल्यू। ठीक है, पार वैल्यू, नॉमिनल और पार वैल्यू वो वाली होती है जिस पे शेयर्स की एक वैल्यू एज्यूम की जाती है कि जब पहली बार इशू होते हैं तो उनकी ये वैल्यू होती है, जैसे $1 किसी कंपनी का, 50 सी किसी कंपनी का, 20 सी। अब जो है नेक्स्ट स्टेज जो आता है मार्केट वैल्यू का। ठीक है, जब ट्रेडिंग होती है तो मार्केट वैल्यू पे होती है, यानी अब कंपनी ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर ली, पहले उसके शेयर की वैल्यू $1 थी, अब $10 है शेयर की वैल्यू। समझ आ रही है? तो कंपनी अगर क्या कहते हैं सही प्रोग्रेस नहीं है तो $0.75 चली गई है उस शेयर की वैल्यू। अंडरस्टूड? ठीक है, तो कंपनी जो है ना शेयर इशू करती है बाज़ औक़ात नॉमिनल वैल्यू पे और बाज़ औक़ात इससे हाई पे करती है, और ज़्यादातर चांसेस होते हैं कंपनी इस वैल्यू से हाई पे शेयर इशू करती है, जिस पे प्रीमियम भी होता है। ठीक है, और ये वैल्यू नॉमिनल और पार वैल्यू हमेशा शेयर कैपिटल की वैल्यू है, और दूसरे नंबर पे बोनस इशू भी जो है ना इसी पे होता है, नॉमिनल और पार वैल्यू पे। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो देखें तो शेयर्स आर सोल्ड इन द फर्स्ट इंस्टेंस बाय अ कंपनी एट एन इशू प्राइस, दिस इज एट लीस्ट इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। क्या कहते हैं, मस्ट बी इक्वल, यानी इससे लेस कभी नहीं होगी इशू प्राइस जो होती है, ये नॉमिनल और पार वैल्यू, ये इशू वैल्यू एक होती है मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो मार्केट में जो चल रही थी, अब इशू प्राइस जो होती है या तो ये होगी या मिनिमम ये होगी और इससे ऊपर होगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज इससे ऊपर ही सेल करती हैं, जैसे $1 का है शेयर तो वो $1.20 का सेल करेंगे। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू क्या पता 1.50 चल रही हो। समझ आई? तो वंस द शेयर हैव बीन सोल्ड, तो फिर मार्केट वैल्यू के कितना वो हमारा ट्रेड हो सकता है। अब मैंने कंपनी के शेयर लिए हुए हैं, आप कहते हैं जी हमें भी दे सारी, मैं कहता हूँ ये मैं इतने के दूंगा, वो मार्केट वैल्यू होगी, जितने पे मुझे इशू होगा वो इशू प्राइस होगी, और जितना नॉमिनल वैल्यू होगी वो समझ लें नॉमिनल इशूड। अब इशूड क्या होता है, इशूड शेयर कैपिटल इज द शेयर कैपिटल दैट हैज एक्चुअली बीन इशूड टू शेयर होल्डर्स। जैसे ये कंपनी शेयर इशू कर सकती है 50,000, ठीक है, वो उसका इशूड शेयर कैपिटल है। अब कॉल्ड अप शेयर कैपिटल इज द अमाउंट, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, इज द अमाउंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू पेड बाय द शेयर होल्डर प्लस एनी फर्दर अमाउंट्स दैट दे हैव एग्रीड टू पे इन द फ्यूचर। ठीक है, जैसे $1 मैंने पे करना था, यानी 50,000 बनता है। ठीक है, तो 22,000 मैंने 22,000 मैंने मजीद पे करना है, तो मैंने सिर्फ अभी तक 50,000 पे किया है। तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कौन सी होगी जो कंपनी डिमांड कर सकती है, 2,000। ठीक है, जो हमारे दरमियान एग्रीमेंट हुआ है, मैंने 52,000 पे करना है। तो इसी तरीके से यानी ये 10,000 बनती है। ठीक है, 20p के साथ जब मल्टीप्लाई करो 50,000। ठीक है, जो रिमेनिंग होगी ना नॉमिनल वैल्यू के अलावा जो एक्स्ट्रा मैंने पे करनी होगी वो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अब पेड अप क्या होती है, शेयर कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू विच इज बीन पेड एट द करंट डेट। ठीक है, जो वैल्यू मैंने पे कर दी है करंट डेट तक अभी तक, तो वो मेरी पेड अप शेयर कैपिटल होगी, जो रिमेनिंग होगी वो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अंडरस्टूड? काउंटिंग फॉर द इशू ऑफ शेयर्स, जब भी शेयर इशू होंगे तो क्या होगा, डेबिट कैश क्रेडिट शेयर कैपिटल। अब देखो ये हमारे वे से, अब मैं शेयर कंपनी के ले रहा हूं तो ये कंपनी के लिए ट्रांजैक्शन होगी, मेरे लिए नहीं। ठीक है, तो क्योंकि हम कंपनी की काउंटिंग करते हैं, तो कंपनी में क्या जाएगी, मैं शेयर लूंगा, मैं ज़ाहिर है कंपनी को कैश करूंगा और कंपनी की इक्विटी इंक्रीज होगी क्योंकि मैं इक्विटी कंपनी की बढ़ा रहा हूँ। तो डेबिट कैश क्रेडिट शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल आपको पता है
स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इक्विटी का एलिमेंट है। ठीक है, तो फिर ये डबल एंट्री टू रिकॉर्ड एट एन इशू, ठीक है, अबव द नॉमिनल वैल्यू। अब नॉमिनल वैल्यू अगर $1 है और शेयर इशू हो रहे हैं $1.20 पे, तो क्या रिकॉर्ड होगा $1 एज शेयर कैपिटल, क्योंकि ये प्रीमियम है, प्रीमियम। ठीक है, तो वो प्रीमियम जो होगा 0.20, यानी मुनाफा, वो जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो 0.20 अलग से रिकॉर्ड होगा, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम। ठीक है, डेबिट कैश। समझ आई? समझ आई कि नहीं? दोबारा से समझाता हूँ, गौर से देख लेना। $1 नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है, शेयर इशू मुझे हो रहा है $1.50 का, तो वन मेरी क्या है, वन में हिस्सा डाल रहा हूँ शेयर कैपिटल में, और शेयर प्रीमियम 0.50 में पे कर रहा हूँ। अंडरस्टूड? देखो तो, वोट बॉन्ड को इशू 200,000, 25 सेंट, यानी नॉमिनल वैल्यू 25 सेंट थी, इशू कितने पे किया देख लो, 1.75 पे। तो ये कितने पे जा रहा है, 200,000 मल्टीप्लाई बाय 1.75, जो भी अमाउंट आएगी। ठीक है, ठीक, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। 200,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25 सी, 25 सेंट। ठीक है, ये कितना बनता है, 200,000 मल्टी 50,000, 50,000, हाँ, 50,000 आ गया। ये क्या है, शेयर कैपिटल। ठीक है, डेबिट कैश, ये कैश मेरे 50,000 प्लस बकाया भी जाएगी, बकाया कितनी जाएगी वो भी अभी देखते। शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम कितने में जाएगा, 200,000, मुनाफा कितना कमा रहे हैं 1.50 से। ठीक है, तो ये 300,000। ठीक है, तो कैश क्या है, 300,000 प्लस 50,000, 350,000 की कैश है जो कंपनी को मिल रही है, और शेयर कैपिटल इतने से इंक्रीज हो रहा है, शेयर प्रीमियम इतने से। अंडरस्टूड? ठीक है, राइट इशू। अब राइट इशू क्या होता है, राइट इशूज होता है द इशू ऑफ शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ठीक है, और बिलो द मार्केट वैल्यू। अबव द नॉमिनल प्राइस होता है, लेकिन बिलो द मार्केट वैल्यू होता है। ठीक है, ये ताकि शेयर डाइल्यूशन ना हो, तो उन्हीं ओनर्स को क्या किया जाता है, मजीद शेयर्स दिए जाते हैं। कहते हैं जिसके पास, मेरे पास अगर 1,000 शेयर है कंपनी का, कंपनी कहती है जिसके पास कंपनी के 5 शेयर हैं उसको मजीद राइट शेयर इशू हो सकता है। वैसे तो शेयर की प्राइस जो है हम 1.75 में सेल कर रहे हैं, लेकिन अगर जो राइट इशू वाले बंदे लेंगे जिनके पास पहले से शेयर मौजूद हैं, उनको हम 1.20 में देंगे। ठीक है, समझ आई? ये ऑलवेज बिलो देन मार्केट वैल्यू होता है। तो ये 5, अब देखें मेरे पास 1,000 शेयर्स हैं, कंपनी कहती है हाफ 5 शेयर के बदले में 1 शेयर दूंगा, दूंगी। ठीक है, तो ये देखें 1,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, तो मेरे पास कितने, यानी 5 के हिसाब से शेयर हैं, 200 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी जिसके पास 5 शेयर हैं उसको 1 शेयर मिलेगा। ठीक है, तो 200 राइट इशू, राइट शेयर्स में ले सकता हूँ, राइट इशू के शेयर्स में ले सकता हूँ। अंडरस्टूड? समझ आई? फिर वो जो है, जो राइट इशू की वैल्यू होगी 200 को मैं उससे मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे 120, तो वो सेम चीज आ जाएगी। एडवांटेजेस क्या है, चीपेस्ट वे फॉर ए कंपनी टू रेज फाइनेंस थ्रू द further issuing of shares, a right issue to existing shareholders has a greater chances of success compared with a share issue to the public। ठीक है, अब हम पब्लिक को करते हैं तो वो थोड़ा कॉस्टली होता है, हमें एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है मार्केट में, एक्सेट्रा। यहाँ पे जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे उन्हीं को ही कहते हैं कि लेस प्राइस में आप ले लें, तो वो ले लेते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, राइट्स इशू इज मोर एक्सपेंसिव देन इशूइंग डेट, डेट यानी लेने से ये ज्यादा एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है। ठीक है, क्योंकि इस पे डिविडेंड हमें पे करने होते हैं। इट मे नॉट बी सक्सेसफुल इन रेजिंग द फाइनेंस रिक्वायर्ड। ठीक है, क्योंकि ये इतनी फाइनेंस जनरेट नहीं कर कर पाता, क्यों, क्योंकि हम इसे ही आगे ही लेस वैल्यू पे सेल कर रहे होते हैं। देखें तो मैं ये टॉप से बता देता हूँ आपको,
लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इशूड 1050 शेयर्स एट अ नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, नीडिंग फर्दर फंड्स इन 2005, इट मेड अ राइट्स इशू ऑफ 1 फॉर 5। देखो तो 1 फॉर 5 है, तो 1000 टोटल शेयर हैं, 5 करो तो 200 शेयर्स आ गए। अब ये 200 शेयर्स देखो तो कितने पे सेल हो रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 0.75 पे, ठीक है, यानी ये बन रहा है 1500, 150 सॉरी, ठीक है, 200 मल्टीप्लाई बाय 0.175 करोगे 150, यानी डेबिट आपसे कैश जा रही है। क्रेडिट शेयर कैपिटल कितना जाएगा, शेयर कैपिटल आपका हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे 200 मल्टीप्लाई बाय 0.50 इज इक्वल टू 100 आ गया, और 50 आपका क्या हो जाएगा, शेयर प्रीमियम, ठीक है, शेयर प्रीमियम शेयर कैपिटल डेबिट कैश, ठीक है। तो ये आपकी एंट्रीज हो जाएंगे रिगार्डिंग दिस, सब ने अंडरस्टैंडिंग दोबारा करनी। बोनस इशू जो होता है विदाउट एनी कास्ट होता है, बोनस बोनस इशू विदाउट एनी कास्ट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अब कहते हैं जी, कंपनी कहती है बोनस इशू कर रहे हैं, जिसके पास 5 शेयर्स हैं उसको 1 शेयर मिलेगा बोनस इशू, तो मैं तो खुश हो जाऊंगा यार, मुझे दें, ठीक है। तो नो कैश इज रिसीव्ड, कोई कैश नहीं पे करना पड़ती। द एडवांटेजेस आर इशूड share capital is divided into a large number of shares, thus making the market value of each one less, so more marketable, ठीक है। अब जो है पहले 1000 शेयर थे, उनकी वैल्यू कितनी थी, यानी समझ लें एक शेयर की वैल्यू थी $10। अब जो है वही शेयर 1000 से 2000 हो गए हैं। अब 2000 हो गए हैं, अब एक शेयर की वैल्यू कितनी, $10, तो कोई पैसे नहीं लिए, अब वही प्राइस डाइल्यूट हो जाएगी, यानी $10 से डॉलर, अब देखें 1 शेयर की वैल्यू है $10, और 10 शेयर की वैल्यू है $100, ठीक है। अब देखिए बोनस इशू हो रहे हैं, 5 नए बोनस इशू हुए, 15 शेयर, 15 शेयर की वैल्यू कितनी होगी, $100 ही होगी, क्योंकि नई कैश तो आ नहीं रही है। तो अब जब $100 को 15 से डिवाइड करोगे, 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू बनेगी, जो पर शेयर की होगी, 1 शेयर इज इक्वल टू 6.5, ठीक है। अब देखो तो इसकी वैल्यू इंडिविजुअली लेस हो गई है, यही बात है इस लाइन में। इशूड शेयर कैपिटल इज ब्रॉट मोर इनटू लाइन एसेट्स इम्प्लाइड बाय द कंपनी बाय रिड्यूसिंग स्टेटेड रिजर्व्स एंड इंक्रीजिंग शेयर कैपिटल, ठीक है, ये शेयर कैपिटल को बढ़ाते हैं, कैसे, क्योंकि जब भी शेयर इशू होते हैं शेयर कैपिटल बढ़ता है, तो इसकी दूसरी अमाउंट कहाँ से ली जाती है, यानी जब फ्री में होता है शेयर कैपिटल तो बढ़ता है, तो अमाउंट रिड्यूस कहाँ से होती है, शेयर प्रीमियम या रिटेन्ड अर्निंग में से, ठीक है। शेयर प्रीमियम में से पैसा निकलता है, वो डेबिट होता है, तो शेयर कैपिटल में क्रेडिट होता है। डिसएडवांटेजेस आर एडमिन कॉस्ट ऑफ मेकिंग बोनस इशू, ठीक है, सिर्फ वही कि एडमिन कॉस्ट जो हमें पड़ रही होती है। डेबिट शेयर प्रीमियम और अदर रिजर्व्स क्रेडिट शेयर कैपिटल, ठीक है, दोनों एट नॉमिनल वैल्यू पे रिवर्स होंगे, यानी शेयर प्रीमियम रिवर्स होगा, क्योंकि शेयर प्रीमियम में पैसा पड़ा हुआ होता है ना, ये शेयर कैपिटल है, ये शेयर प्रीमियम है। जब आप शेयर हाई वैल्यू पे इशू करते हैं तो शेयर प्रीमियम में भी मुनाफा इधर पड़ा हुआ होता है, ठीक है। जब आप ज़ाहिर है ये दोनों जब इंक्रीज होते हैं कैसे, कैश से, ठीक है। अब यहाँ पे बोनस इशू में शेयर कैपिटल तो इंक्रीज होगा, क्रेडिट तो इंक्रीज होगा ही होगा, लेकिन ये रिड्यूस होगा, क्योंकि अब कैश नहीं मिल रही है, तो कंपनी शेयर कैपिटल में पैसा यहाँ से डालेगी, तो शेयर प्रीमियम रिड्यूस हो रहा होगा। अंडरस्टूड, आई होप दैट यू शुड अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। देखो तो 20,050 शेयर्स इन इशू, each issued for $1.25 and makes a one for four bonus issue capitalizing the share premium account, ठीक है, बता रहे हैं कि शेयर प्रीमियम अकाउंट को कैपिटलाइज करें। अब 1 for 4 है, देखो तो 20,000 टोटल शेयर हैं, अब कह रहे हैं जिसके पास 4 हैं उसको एक मिलेगा, ठीक है, तो 5,000, ठीक है। तो 5,000 शेयर्स बोनस इशू पे जा रहे हैं, तो किस वैल्यू पे जाएंगे, 50 पे, 2500, और 4 5
50 सेंट 50, और ये बन रहा है 2500। ठीक है, तो व्हाट आर द बैलेंसेस ऑन द शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट्स ऑफ जीकेएल कंपनी आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन। अच्छा, ठीक है। अब इसकी हमारे डबल, ये तो फाइनल ट्रांजैक्शन हो गई ना 2500 की। ठीक है, अब ये बैलेंस टोटल पूछ रहे हैं। टोटल बैलेंस पूछे कि डायरेक्ट इन्होंने एंड वाला बैलेंस नहीं पूछा है कि शेयर प्रीमियम शेयर कैपिटल में क्या चेंजिंग आई। अब ये टोटल बैलेंस तो इसमें फर्स्ट स्टेप भी करना पड़ेगा। करंटली हैज 25,050 शेयर्स ईच इशूड फॉर $1.25। ठीक है, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये 10,000 बन गया। ठीक है, 10,000 ये किधर गया, शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में देखें तो यहाँ पे मैं आपके लिए बनाता हूँ, चले। शेयर कैपिटल में 20,000 अमाउंट है। ठीक है, डॉलर, डॉलर। अब शेयर प्रीमियम में कितना गया, 75। ठीक है, 0.75 से, क्योंकि ये प्रीमियम है। $50 हमारी नॉर्मल प्राइस थी, लेकिन शेयर इशू हुए 20,000 1.25 पे। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है शेयर प्रीमियम की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, फिर 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75, 15,000। 15,000। ये कितना आ गया, 15,000। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद मेक्स अ वन फॉर बोनस इशू। ठीक है, तो अब जो है 20,000, 5,000 हमारे क्या आ जाएंगे, 5,000 हमारा बोनस इशू आएगा। ठीक है, 5,000 हमारा आ गया बोनस इशू। 5,000 बोनस इशू। ठीक है, तो 5,000 से हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5। सॉरी यार, मैं थोड़ा क्लीन करके आपको मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, आपने भी करना है, ऐसा करना है, बिल्कुल आसान। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपको पता है क्या हुआ है। 20,000 शेयर्स थे। ठीक है, उनकी क्या वैल्यू थी, 1.25 पे वो इशू हो रहे थे। नॉमिनल वैल्यू क्या थी, 0.50, प्रीमियम वैल्यू 0.75। अंडरस्टूड। तो ये देखें तो 20,000 जो शेयर्स इशू हो रहे थे उनकी, 2, 5, 10,000 ये शेयर कैपिटल में जाएगी, और शेयर प्रीमियम में 15,000। यहाँ तक बात क्लियर। अब जो सेकंड स्टेप है वहां से हमारा आंसर आना है, तो सेकंड स्टेप में देखो तो 1/4 बोनस इशू हुआ है, और बोनस इशू शेयर कैपिटल क्या कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू पे ही होता है। क्या ऊपर था, यानी 1/4। ठीक है, हमारे पास टोटल शेयर्स हैं 20,000, और 4/20,000 5,000 बोनस इशू होंगे मैक्सिमम। ठीक है, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये कितना बनता है, 2,500। यहाँ तक बात क्लियर। तो 2,500 किधर प्लस होगा, शेयर कैपिटल में प्लस होगा। इसकी क्या एंट्री होती है बोनस इशू की, डेबिट।
शेयर प्रीमियम बाय 2500, यानी शेयर प्रीमियम से ये लेस होंगे, और क्रेडिट शेयर कैपिटल में प्लस होंगे 2500। 2500 इधर प्लस होगा और 2500 इधर से लेस होगा। ठीक है, क्योंकि कैश नहीं पे की जा रही है तो कंपनी यहाँ से निकाल के शेयर कैपिटल में डालेगी। तो ये हो जाएगा 12,500, और ये भी 12,500, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ से माइनस होगा। तो ये 12,500 आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। होप ये क्वेश्चन आपका अब कभी नहीं गलत हो, ये एग्जाम में आएगा। ये करना है, ऊपर हम कर चुके हैं। डिविडेंड्स, डिविडेंड्स क्या होता है समझ लें, एक किस्म का प्रॉफिट जो होता है, जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, नॉर्मली जो शेयर कैपिटल वाले होते हैं, जो ऑर्डिनरी शेयर्स वाले होते हैं, उनको डिविडेंड दिया जाता है, और परसेंटेज कोई फिक्स नहीं होती। ठीक है, दे आर यूजली एक्सप्रेस एज एन अमाउंट पर शेयर। 10 सेंट पर शेयर आपको दिया जाएगा, या 10% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, तो दूसरे नंबर यानी परसेंटेज यहाँ पे आपको बताई गई है, लेकिन ये नहीं कि आपको इस ईयर में मिलेगा या नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, ये कंफर्म नहीं होता। ये एजीएम में डिस्कस करके आपको बताते हैं कि इस साल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। डिविडेंड्स ऑन प्रेफरेंस शेयर्स आर यूजली बेस्ड ऑन अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट सच एज, ठीक है, ये अमाउंट पहले से फिक्स नहीं होती, जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को दी जाती है। ठीक है, ये मीटिंग में डिसाइड होती है और उसके बाद होती है। जबकि जो प्रेफरेंस शेयर्स वाले होते हैं, उनको मैंने ऊपर भी आपको बता चुका हूँ, आप दोबारा सुने तो आपको पता चल जाएगा कि प्रेफरेंस शेयर्स वालों को प्रेफर किया जाता है, उनकी फिक्स्ड परसेंटेज लगा दी जाती है कि आपको इतनी अमाउंट दी जाएगी, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी में आते हों या लायबिलिटी में आते हों। ठीक है, आपको बता दिया ऊपर, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। रिडीमेबल लायबिलिटी में आते हैं, इररिडीमेबल इक्विटी में आते हैं, लेकिन दोनों के लिए परसेंटेज पहले से डिसाइड होती है। ठीक है, तो डिविडेंड्स कहाँ से जाते हैं? रिटेन्ड अर्निंग से माइनस होते हैं। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, वहां से अमाउंट लेस होती है और डिवाइड होती है शेयर होल्डर्स में। ठीक है, क्रेडिट बैंक यानी कंपनी से कैश जा रही होती है। ठीक है, फाइनल डिविडेंड कहाँ पे? एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस होते हैं। ठीक है, तो अगर वो मीटिंग जो है एंड ऑफ द ईयर हो रही है, ठीक है, तो प्रोपोज डिविडेंड्स एट द एंड ऑफ द ईयर हैं अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स कैन नॉट बी, यानी अभी तक शेयर होल्डर्स ने अप्रूव नहीं किए, तो वो एज अ उस ईयर में, मिसाल के तौर पर ये ईयर है 2023, 2024 कर लें, 2024 है, इस ईयर के एंड पे जो है आपको डिविडेंड डिक्लेयर होते हैं, लेकिन अब अभी तक शेयर होल्डर ने अप्रूव नहीं किए। शेयर होल्डर कहते हैं ओके ओके राइट है, ये हमें इतने की चाहिए, ये ठीक है डिसीजन। ठीक है, तो शेयर होल्डर ने भी अभी अप्रूव नहीं किए, तो वो वाले आप 2024 की लायबिलिटी में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक है, जब अप्रूव हो गए तो तब ही रिकॉग्नाइज होंगे, अदरवाइज नहीं। अंडरस्टूड। लोन नोट्स, लोन नोट्स पढ़ पढ़ के आपको पता है, $100 के अगर इशू होते हैं, 5% उस पर इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ता है हर साल। ठीक है, 1 लाख है, ऊपर मैंने एग्जांपल दी थी, सेम एज इट इज कर चुके हुए हैं। ठीक है, पीछे भी डेबिट कैश है, कंपनी के पास कैश आती है, लेकिन नॉन करंट लायबिलिटी जनरेट होती है। इसी तरह कंपनी को जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वो करंट लायबिलिटी होती है, और फाइनेंस चार्ज यानी एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अराइज होता है, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स जिनको प्रेफर किया जाता है, चाहे वो रिडीमेबल हों या इरिडीमेबल हों, फिक्स्ड, ऊपर आप सब कुछ इनके रिलेटेड पढ़ चुके हैं, एग्जांपल है। तो कह रहा है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हैं 50 से 200,000 के। ठीक है, तो फिर कह रहा है पेज एन इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर्ड पार्ट वे थ्रू द फाइनेंशियल ईयर। इंटरिम यानी जो फाइनल डिविडेंड जो होते हैं ना, वो ईयर एंड पे प्रपोज किए जाते हैं। इंटरिम जो मिड वे में प्रपोज किए जाए, मिड ईयर में। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, कैसे देने? 12.5 सेंट पर शेयर, 12.5% पर 5 सेंट पर शेयर टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। अब नंबर ऑफ शेयर्स इसके लिए निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे? टोटल प्राइस बाय
अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। ठीक है, 200,000 डिवाइडेड बाय टोटल प्राइस बाय वन शेयर प्राइस। वन शेयर प्राइस कितनी है? 50 सेंट। तो ये कितने निकलेंगे? 200,000 डिवाइडेड बाय 0.5, ये 400,000। एक मिनट चेक कर लेते हैं। 200,000 डिवाइडेड बाय 0.5, 400,000। ठीक है, 400,000 बन गए। ये हमारे क्या है? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। और इस पे कितना है? 12.5 सी पर शेयर। ठीक है। ठीक है, पर शेयर टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। ये 50 सेंट बन रहा है, 50,000 बन रहा है। And pays the preference shareholders their dividend also. This is not mandatory. Before the year end, Cracker proposed a final dividend of 36.5 cent per share to its ordinary shareholders. Calculate the amount shown in the statement of interim dividend declared partway through the financial year. Its shareholders and pays therefore shareholders their dividend. Although this is not mandatory. ठीक है, तो ये कितने हमारे बन जाते हैं? ठीक है, तो ये क्या है? ये अमाउंट सेंट में है, आपको पता होना चाहिए। ये पाउंड में, डॉलर में नहीं है। ठीक है, 12.5 सेंट है। $1 इज इक्वल टू 100 सेंट। ठीक है, तो ये $0.125 है। $0.125 है। ठीक है, तो ये $50,000 हमारे पास बनी। फर्स्ट जो डिविडेंड्स बने ऑर्डिनरी शेयर्स के। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर्स के अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये देखो, 50,000 बने हमारे ऑर्डिनरी शेयर्स के। फिर जो है प्रोपोज। ठीक है, ये जो है ना, ये देखें तो ये डिक्लेयर्ड हो गए हैं। अब ये दो वर्ड्स जो है ना, की वर्ड्स आपने ज़हन में रखना है। ये डिक्लेयर्ड हो गए। डिक्लेयर्ड हो गए तो लायबिलिटी क्रिएट होगी, यानी मस्ट पे होंगे। अभी ये क्या है? प्रोपोज्ड हुए हैं, पेशकश की गई है, डिक्लेयर्ड नहीं हुए हैं, तो ये इनके रिलेटेड अभी हमारा कोई काम नहीं है। अंडरस्टूड? ठीक है, कि 12.5 सेंट टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ये हमने निकाल लिया ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को कितने देने हैं। और दूसरे नंबर पे अब जो आएगा, एंड पेज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स देयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देयर डिविडेंड दें, उनको कैसे? ये परसेंटेज में, फिक्स्ड परसेंटेज पहले से ही मेंशन है। $50,000 मल्टीप्लाई बाय 8%। 8% के अमाउंट से उनको देंगे 584,000। ठीक है, तो ये 4,000 के हिसाब से किन को होंगे? ऑर्डिनरी शेयर्स को होंगे, और ये प्रेफरेंस शेयर्स को 4,000। ठीक है, तो जो टोटल कंपनी पे करेगी 54,000।
54,000 वो पे करेगी। ठीक है, तो ये SFP, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। तो ये सारी की सारी चेंजिंग किस में होंगी? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? फाइनल फिगर ही लगाते हैं। ठीक है, तो ये इससे रिलेवेंट नहीं है, यानी ये सब का सब कैसे होगा? रिटेन्ड अर्निंग में से ये चीजें, प्रॉफिट डिविडेंड जो होता है माइनस होता है। ठीक है, आपने ऊपर पढ़ा हुआ है डेबिट रिटेन्ड अर्निंग, क्रेडिट डिविडेंड्स, क्रेडिट कैश यानी। ठीक है, जो डिविडेंड्स की वजह से जाती है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये ऐसे 54,000 टोटल डिविडेंड्स बने हैं जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी से लेस होंगे रिटेन्ड अर्निंग के कॉलम में से। ठीक है, वो कॉलम इस चैप्टर को देखने से पहले अच्छे से देख लेना। अदर रिजर्व्स क्या क्या हो सकती है? इंटरनली जनरेट बाय री इन्वेस्टिंग एकुमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग अगर कंपनी के पास अच्छी खासी है तो कंपनी उधर से ही अमाउंट ले लेगी, इन्वेस्ट करेगी अपने बिजनेस के प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, समझ आई? These capital sources present तो एंड रिकॉग्नाइज इन अ रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट। ठीक है, अदर रिजर्व में रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आ जाता है। आपको पता है ना, रिवैल्यूएशन सरप्लस आपने पढ़ा हुआ है कि होता क्या है, कैसे इंक्रीज होता है। तो कंपनी के वो भी जो है ना अदर रिजर्व्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब ये लास्ट जो है ये पढ़ लीजिएगा। रिटेन अर्निंग आपको सही पता है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स सोल प्रोप्राइटर भी पे करता है और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज को। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनीज जो पे करती हैं उसको कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं। ठीक है, आजकल जो टर्मिनोलॉजीज है, कॉर्पोरेशन टैक्स है कंपनीज जो टैक्स पे करती हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये सोल ट्रेडर क्या करेगा? सोल ट्रेडर के खुद पे लायबिलिटी होती है, बिजनेस लायबल नहीं होता। ठीक है, सोल ट्रेडर लायबल होता है। जिसने कंपनी रजिस्टर नहीं ना की हुई वो पर्सन आगे आता है। ठीक है, उस पर्सन को पे करना पड़ता है। ठीक है, अब वो अगर बिजनेस से पैसे निकाल के पे करता है ना तो बिजनेस के लिए ड्राइंग होगी, तो वो पर्सन उस पे लायबिलिटी होगी। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज के केस में कंपनी ही पर्सन होती है। कंपनी ही पर्सन होती है तो कंपनी पे सब लायबिलिटी होती है, तो कंपनी ही टैक्स पे करती है। अब टैक्स पे करने की क्या डबल एंट्री होगी? डेबिट इनकम टैक्स एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होता है स्टेटमेंट ऑफ। क्रेडिट इनकम टैक्स लायबिलिटी जब आप पे कर रहे होते हैं। डेबिट इनकम टैक्स लायबिलिटी और क्रेडिट कैश जा रही होती है आपसे। यहाँ तक बात क्लियर है? अब सेकंड थिंग। ठीक है, क्योंकि कंपनीज के ईयर्स एंड और टैक्स ईयर एंड सेम नहीं होता। जैसे यूके का टैक्स ईयर एंड है 5 अप्रैल 2024, 2023 के लिए। ठीक है, 2023 टैक्स ईयर के लिए 5 अप्रैल 2024 है। अब किसी कंपनी का है ईयर एंड 31 अगस्त 2024। ईयर एंड मैच तो नहीं ना हो रहे हैं। अब कंपनी क्या करेगी? एस्टिमेट की बेस पे। ठीक है, एस्टिमेट की बेस पे जो है ना अपने पूरे ईयर का। अब ये जो 31 अगस्त 2024 ये किस ईयर में जा रहा है? नेक्स्ट ईयर में जा रहा है, 2025 में। ठीक है, तो ये जो ईयर का डिफरेंस होता है इसको एस्टिमेट की बेस पे ना जो वो कवर करके बताती है कि हमारा इतना आएगा। यहाँ पे अगर आप ये 31 अगस्त 2023 ले लें, 2023। अब देखें ये 2023 के तो सिर्फ ये कुछ ईयर्स आ रहे हैं, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 मंथ आ रहे हैं सिर्फ, यानी 2023 ईयर के। ठीक है, यानी कंपनी के ईयर एंड में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगी, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ईयर एंड तक बनती है, टैक्स ईयर तो अलग होता है। अब जो है कंपनी ने नेक्स्ट 7 मंथ्स का एस्टिमेट लगाकर बताना है कि 2023 का टोटल टैक्स जो होगा ना इतना होगा, यानी जैसे $5,000 होगा। एस्टिमेट से उसने बताया। ठीक है, अब ये क्या हो गया? करंट ईयर, ये एस्टिमेट हो गया टैक्स।
कि इतना टैक्स कंपनी पे करेगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से भी माइनस करवाया, लायबिलिटी भी क्रिएट करवा दी। अंडरस्टूड। अब देखें तो होगा क्या। अब नेक्स्ट, जो कंपनी ने टैक्स पे किया, ठीक है, टैक्स पे करने का अब जो ईयर एंड है टैक्स का, अब उसी डेट को नहीं पे होता। अब ये टैक्स की लास्ट डेट है पे करने की 31 जनवरी 2025। समझ आई? यानी 8-9 मंथ का आपको टाइम दिया जाता है। समझ आई? तो अब जो है, जब कंपनी टैक्स पे करेगी, जब टैक्स पे करेगी तो उस वक्त तो रेट डिफरेंस होगा। यानी शायद कंपनी ने, ये तो एस्टिमेटेड था, लेकिन कंपनी ने अब जब रियलिटी में कैलकुलेट किया तो 4500 टैक्स पे किया। कंपनी ने लेस टैक्स पे किया देन एस्टिमेशन से, या ज्यादा है लेस पे किया। तो कंपनी ने क्या किया हुआ था, ओवर प्रोविजन की हुई थी। ये देखें, ये भी प्रोविजन है, ठीक है, जो एस्टिमेट आपने लगाया हुआ था। अब कंपनी ने लेकिन क्या की हुई थी, ओवर प्रोविजन की हुई थी, 500 ज्यादा लगाया हुआ था, उसने 500 कम पे किया। तो ओवर प्रोविजन की एंट्री क्या होगी, आपकी लायबिलिटी कम हो रही है और इनकम टैक्स चार्ज भी कम हो रहा है 500 से, तो आपने इसको रिवर्स कर देना है। यानी इस एंट्री को रिवर्स करना है आपने प्रोविजन के केस में, ओवर प्रोविजन में। ठीक है, ओवर प्रोविजन में, समझ आई? और अगर आपका टैक्स आपने एस्टिमेट किया था 5000 और पे कर रहे हैं 5500, तो ये क्या है, आपने एस्टिमेट गलत लगाया, अंडर प्रोविजन से लगाया। तो अंडर प्रोविजन में क्या होगी, 500 मजीद लायबिलिटी क्रिएट होगी, डेबिट इनकम टैक्स लायबिलिटी, इनकम टैक्स चार्ज। ये ओवर प्रोविजन का केस है, ठीक है। और क्रेडिट इनकम टैक्स लायबिलिटी 500 से। समझ आई? ठीक है, बहुत आसान है ये, अंडर प्रोविजन का अंडर एस्टिमेट आपने कर दिया। ठीक है, तो ये हमेशा आपने हर साल का टैक्स जो है ना, करंट ईयर एस्टिमेट प्लस उसमें अंडर या ओवर प्रोविजन करनी है, तो फिर आपका टोटल इनकम टैक्स चार्ज फॉर द ईयर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये एग्जांपल है, एग्जांपल देखें तो 31 दिसंबर में उसने बताया हुआ है, इतना एस्टिमेट किया 1,50,000। ठीक है, पूछ रहा है 2004 और 2005 में क्या होगा, 31 दिसंबर 2004, क्योंकि इससे पीछे तो हमारे पास कुछ है नहीं है, यही हमारा फाइनल टैक्स लायबिलिटी होगी। 2005 में क्या होगा, 2005 में उसने हमें बताया कि इनकम टैक्स लायबिलिटी 1,65,000, आउट 1,55,000 फॉर द इनकम टैक्स इन रिलेशन टू। ठीक है, देखें तो ये उसने बताया कि इनकम टैक्स लायबिलिटी 2005 में इतनी होगी, लेकिन आपको पता है ना, प्लस माइनस इसमें क्या करना है, ओवर या अंडर प्रोविजन। ओवर प्रोविजन हुई तो लेस करनी है, अंडर प्रोविजन हुई तो प्लस करनी है। अब देखें तो उसने 2004 में एस्टिमेट लगाया था 1,50,000 का, लेकिन उसने पे किया 1,63,000। तो उसने कितना ज्यादा पे किया, 13,000 मोर पे किया। तो 13,000 मोर पे किया, इसका मतलब उसने अंडर प्रोविजन की हुई थी। अंडर प्रोविजन थी 13,000 से, तो अंडर प्रोविजन प्लस होगी नेक्स्ट ईयर के टैक्स चार्ज में, और नेक्स्ट ईयर का टैक्स चार्ज अब बन जाएगा 1,78,000। ठीक है, तो ये टोटल टैक्स चार्ज होगा, इनकम टैक्स चार्ज फॉर द ईयर ऑफ 2005। ओके, आई होप कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है यहाँ तक। ठीक है, समझ आई? तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस चैप्टर। ये सब अंडरस्टैंडिंग मैंने करवाई है, तो ये दोबारा से करके ना इस चैप्टर का सब कुछ क्लियर करना है। ओके, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बड़े अच्छे से करना है यार ये। ओके जी।